नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 27 जून और 2026। आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहते हैं। साथियों, ये जो पहला आर्टिकल है, बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया के अंदर एमएसएमई का बेसिकली स्टेटस क्या है और ये एमएसएमई आखिरकार होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, मीडियम इंडस्ट्री होती हैं या फिर एंटरप्राइज होते हैं, उन्हीं को ही एमएसएमई के नाम से जाना जाता है। साथियों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एमएसएमई है वो बेसिकली किस तरह से कैटेगराइज होती हैं। साथियों, सबसे पहली जो कैटेगरी आप देख रहे हो, माइक्रो एंटरप्राइज, ऐसे एंटरप्राइज होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट लगभग 2.5 करोड़ हो, इनका एनुअल टर्नओवर लगभग 10 करोड़ हो। इसी के साथ दूसरे नंबर पर हमें स्मॉल एंटरप्राइज या स्मॉल बेसिकली फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का होता है और वो उनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ तक का होता है। इसी के साथ तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिलते हैं मीडियम एंटरप्राइज, जिसका एनुअल एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है 125 करोड़ और यहाँ पर एनुअल टर्नओवर होता है 500 करोड़ के आसपास। तो जिसके पास इस प्रकार के एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो, टर्नओवर हो, उसके आधार पर क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमएसएमई यहाँ पर क्या है और इंटरनेशनल एमएसएमई डे यहाँ पर आज मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो एमएसएमई है वो बेसिकली किस तरह से रेगुलेट होती है। तो हमें देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, ठीक है। ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जिसके माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाता है। इसी के साथ साथ 2006 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। इसके माध्यम से यहाँ पर इंडिया के अंदर जो एमएसएमई है उनके कार्यों को देखा जाता है। इसी के साथ अगर आप और डिटेल में देखोगे तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है एमएसएमई के रिगार्डिंग, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे और जो यूपी है वो तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि एमएसएमई की इम्पोर्टेंस क्या है, तो साथियों बेसिकली आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी फर्म होती है, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप हो गया, इसके अलावा नेस्ले जो कॉफ़ी और मैगी वगैरह सब बनाता है, पार्ले जी हो गया, ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं। लेकिन क्या होता है, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो एक छोटे से घर के अंदर कोई फैक्ट्री बना लेता है। तो इस प्रकार के सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो एमएसएमई है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है बल्कि छोटी छोटी बहुत सारी फैक्ट्रियां हमें नजर आती हैं। अगर हम बेसिकली इंडिया के एक्सपोर्ट के संदर्भ में देखें तो 45% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई के माध्यम से किया जाता है। छोटी छोटी फैक्ट्रियों में बनी हुई चीज़ें हम ज़्यादातर भेजते हैं। इसी के साथ साथ जीडीपी के अंदर इसका 30% हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 38.4%। इसी के साथ साथ यहाँ पर लगभग 11 करोड़ लोगों को यह जॉब प्रोवाइड कराने का काम करता है ये पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो हमें बेसिकली एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है और दूसरे नंबर पे हमारा यही सेक्टर है बेसिकली यहाँ पर एमएसएमई। और एमएसएमई के अंदर वो जो टेक्सटाइल वगैरह आते हैं वो भी शामिल हो जाता है। इसी के साथ साथ की चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो अगर हम एमएसएमई को देखें तो क्या है, उसको फाइनेंस नहीं मिलता, ये इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर नज़र आता है कि फाइनेंस के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी है वो घट जाता है। इसी के साथ साथ जो
नेसेसरी स्किल चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, वो क्या है एमएसएमई के पास नहीं होता, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इंडिया का बेसिकली एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आता है। इसी के साथ साथ डीले पेमेंट और लार्ज एंटरप्राइज और जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर 86 जो परसेंट मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है इंडिया के अंदर वो अनरजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड का मतलब मैंने आपको बताया छोटे छोटे घरों के अंदर क्या किया जाता है, फैक्ट्रियां बना ली जाती हैं छोटी छोटी। तो ऐसे में क्या है, उनको क्या है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट ही नहीं किया जाता, उनकी अभी गिनती ही सही से नहीं हुई है। और दूसरी तरफ इसका प्रमुख कारण यह है कि उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता या फिर उन्होंने अपनी रजिस्ट्री नहीं करवा रखी। तो अनरजिस्टर्ड 86% जो एमएसएमई है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर पूरे चार्ट के बिहाफ पर देखें तो ये बेसिकली 2024 का यहाँ पर चार्ट दिया गया है। उसके बिहाफ पर आप मोटा माटा अंदाजा लगा सकते हो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस इंडिया के अंदर 97% है, मीडियम 8% है और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं बहुत छोटे छोटे वो 1.5% हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव भी हैं जिससे कि एमएसएमई को प्रमोट किया जा सके। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बेसिकली है चैंपियंस 2.0 पोर्टल है। इसी के साथ एक मोबाइल ऐप है जिसके अंदर जियो टैगिंग और जो क्लस्टर प्रोजेक्ट होते हैं और टेक्नोलॉजी सेंटर्स होती है उसको यहाँ पर मैनेज किया जाता है। इसी के साथ साथ उद्योग असिस्टेंट प्लेटफॉर्म, एस्पायर स्कीम, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम, ये सारी स्कीम बेसिकली एमएसएमई को जो प्रमोट करने के लिए ये लेकर आई गई हैं। साथियों, एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर रेजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई और परफॉर्मेंस रैंप स्कीम और यहाँ पर टीआरडीएस स्कीम, पीएमईजीपी और इस प्रकार से आप बाकी स्कीम्स को भी देख सकते हो जो कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ अपना जो दूसरा आर्टिकल है वो देख लेते हैं। इंडिया और यूएस के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि इंडिया और यूएस के बीच में बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को एक प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाना है। देखो, साइन तो ये 2025 में ही हो गया था, बातचीत वगैरह हो गई थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर और इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मीटिंग बिठाई गई है या फिर एक प्रकार से नेगोशिएशन इंडिया और अमेरिका के बीच में किए जा रहे हैं। और इसी चीज के लिए बेसिकली क्या है, कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स इंडिया के अंदर भी आए हुए हैं। तो जब वो इंडिया के अंदर आए तो जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर क्या किया गया, जो प्रोटेस्ट है वह किया गया। और इसका प्रमुख बेसिक कारण हमें यहाँ पर नजर आता है कि जो फार्मर हैं वो बहुत सारी चीजों को लेकर कंसर्न है कि अगर अमेरिकी कंपनियों को भारत के अंदर बीटीए के अंतर्गत क्या है मार्केट का एक्सेस मिल गया तो इंडिया के जो किसान हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो आखिरकार है क्या। साथियों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, 2025 से ही हम बेसिकली बात स्टार्ट कर चुके हैं और बात अभी भी चल रही है, अभी भी कुछ फाइनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़े, इसी के साथ दोनों ही देश एक दूसरे के देश में जो टैरिफ है उसके अंदर कटौती करें और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मार्केट एक्सेस है वो एक प्रकार से बढ़े। इसी के साथ जो सप्लाई चेन है वस्तुओं का वह क्या है रिजिलियंट हो यानी सुचारू रूप से चलता रहे और इसी के साथ एक दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए और जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिल सके। तो ये पूरे एग्रीमेंट का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हमें इस प्रकार से नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो फार्मर्स हैं वो इतने ज्यादा कंसर्न क्यों हैं, इतना ज्यादा चिंतित क्यों हैं। तो सबसे पहले कि जो सब्सिडाइज्ड गुड्स होते हैं अमेरिका के अंदर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या है कि इंडिया के मार्केट के अंदर बेसिकली क्या है
वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइस है वो लो हो जाएगा और यहाँ पर जो किसान है उनकी आमदनी यहाँ पर घटती हुई नजर आएगी। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर बेसिकली अमेरिका के अंदर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है और उन्हीं सब्सिडी के बिहाफ पर वो प्रोडक्शन करते हैं। और अमेरिका में दूसरी ये भी बात होती है कि वो छोटे छोटे खेतों के अंदर खेती ना करके बड़े बड़े बेसिकली क्या बोलते हैं, फार्म के अंदर, प्रेयरी के अंदर खेती करते हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े फार्म में खेती करते हैं तो बड़े बड़े ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन, ठीक है, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉप है वो ज़्यादा भी पैदा होती है और दूसरी बात खर्चा भी कम आता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब उनका खर्चा कम आया तो बहुत सस्ते दामों पे उन्होंने उगा लिया। और मान लीजिए उन्होंने क्या किया, 5 रुपए का ये उगाया। और जब इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं, ज़्यादातर आदमियों को लगाया जाता है वहाँ पर खेती में काम करने के लिए। ठीक है, लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इंडिया के अंदर जो फसल उत्पादित होती है उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। मान लीजिए 7 रुपए पड़ा। अब नॉर्मल सी बात है, अब कोई भी प्रोडक्ट हो गया, चाहे वो मेज हो गया, वीट हो गया, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स और यहाँ पर अदर प्रकार के जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मुर्गे और अंडे और इस प्रकार की चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं वो इंडिया में 7 रुपए की बन रही है, अमेरिका में वो 4 या फिर 5 रुपए में ही बन रही है। तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया के जो लोग हैं वो 5 रुपए वाला सामान ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे और ऊपर से वो अमेरिका से आया है। तो ऐसे में क्या है, भारतीय वस्तुओं को कोई नहीं खरीदेगा। ये बेसिकली किसानों का यहाँ पर मुख्य कहना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि डिफरेंस इन फार्म सब्सिडीज। देखो, इंडिया के अंदर जो सब्सिडी है किसानों को वो कम दी जाती है, अमेरिका के अंदर ज्यादा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज डायरेक्ट इनकम सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली अमेरिका के अंदर। इसी के साथ क्रॉप इंश्योरेंस अमेरिका के अंदर होती है, एक्सपोर्ट सब्सिडी उनको दिया जाता है और प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम भी उनके लिए चलाया जाता है। अब ऐसे में क्या है, जो अमेरिका के किसान है वो ज्यादा लाभान्वित होंगे इंडिया के किसानों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखोगे एमएसपी है, पीएम किसान है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, ये बहुत कम पैमाने पर है, उतने पैमाने पर नहीं है जितनी अमेरिका में है। तो इस वजह से भारतीय किसानों को ये सारा डर है कि इंडिया फार्मर्स आर्ग्यू दैट द सब्सिडी लेवल्स आर नॉट कंपेरेबल। इंडिया की सब्सिडी लेवल, ठीक है, जो कि बाकी बहुत कम है, और दूसरी तरफ अमेरिका का सब्सिडी लेवल बहुत हाई है। अब इनकी कोई आपस में क्या है, तुलना ही नहीं है। इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम बिकेगा, ये बेसिकली यहाँ पर इनका कहना है। इसी के साथ साथ डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का आज के समय में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर यहाँ पर हमें नजर आता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर बाहर की कंपनियां आ गई तो ये एक प्रकार से जो इंडिया का मिल्क सेक्टर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कारण है। इसी के साथ इम्पैक्ट ऑन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, यानी 86% तक जो हमारे स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। उनकी जो फाइनेंशियल रेजिलियंस है वो कम होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो उनका फार्म इनकम है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अमेरिका यहाँ पर 5 रुपए में बेच रहा है और फिर भारतीय जो वस्तुएं हैं उसको भी तो अपने दाम कम करने पड़ेंगे, तभी तो क्या है लोग उसको खरीदेंगे। तो ये यहाँ पर मेजर कंसर्न है। इसी के साथ साथ हमारे पास अगला पॉइंट क्या नजर आ रहा है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी एक खतरा है, क्योंकि एक तरफ हम अपने आप देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली क्या है इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे देशों से ये सारी चीजें लाने लग जाएंगे तो नॉर्मल सब बात है, धीरे धीरे जो लोग हैं वो खेती कम करना लग जाएंगे। अब खेती कम करने लगेंगे तो एक समय पे ऐसा आ सकता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली क्या है, इंडिया में भारत से ज्यादा विदेशों के फूड प्रोडक्ट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो एक प्रकार से इम्पोर्ट है वो बढ़ जाएगा
और उसके ऊपर डिपेंडेंस है वो हमारी बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक समय पर ऐसा आया कि इंडिया के बहुत सारे किसानों ने अब खेती करना ही बंद कर दिया क्योंकि उनको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इंडिया क्या करेगी, बड़े पैमाने पर फिर अमेरिका से 5 रुपए में गेहूं, 5 रुपए में ये सारी चीजें खरीदना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि भाई इंडिया के अंदर जो लोग हैं खेती करनी बंद कर दी और हम पूरी तरह से डिपेंडेंस हो जाएंगे किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। कि अगर हमें गेहूं खरीदना है तो हम किसकी तरफ देखेंगे, अमेरिका के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब तो इंडिया के अंदर कोई गेहूं उगा ही नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन भी आ सकती है लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी से रिगार्डिंग। इसी के साथ साथ प्राइस वोलेटिलिटी भी यहाँ पर आ सकती है, डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात कर लेते हैं जो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडिया के बेसिकली मैनेजमेंट और बाकी चीजों से संबंधित हो और इस स्कीम से संबंधित हो। ठीक है, जो अभी मेजर हमारा आर्टिकल था वो अभी यहीं तक था। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप अगर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को देखोगे तो ये इंडिया का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिकली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जीवीए या दूसरी संदर्भ में आप कह सकते हो जीडीपी के अंदर बेसिकली ये एग्रीकल्चर का पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि एक देश के अंदर कितना ज्यादा किस चीज का प्रोडक्शन हुआ, अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर 60 to 80% जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ 45% ये जो हमारे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और ये लगभग 47 या 46 या 43 है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, चेंज होता रहता है। एक बार आप जो सरकारी आंकड़े हैं उस पर देख लेंगे हम। इसी के साथ साथ यहाँ पर बैकबोन ऑफ रूरल लाइवलीहुड के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज है वो होती नहीं है। अब ऐसे में जो लोगों का जीवन यापन का प्रमुख साधन है वो खेती ही होता है, तो वहाँ का जो लाइवलीहुड है वो बहुत बड़े पैमाने पर इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा इस पूरी इंसिडेंस से, यानी इस पूरे एग्रीमेंट से। इसी के साथ साथ इंडिया इन ग्लोबल एग्रीकल्चर, अगर इंडिया की पोजीशन देखें कि इंडिया ग्लोबल लेवल पे एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर, सेक्टर के अंदर कहाँ पर है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। मैंने आपको बताया वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट है। ठीक है, इसको आप काट लीजिएगा, सेकंड नहीं है। इंडिया क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर भी है। पहले इंडिया सेकंड नंबर पे हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी पिछले साल क्या है, इंडिया ने चाइना को सरपास करते हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है राइस प्रोडक्शन के अंतर्गत के अंदर। ठीक है, इसी के साथ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सिचुएशन नजर आती है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पल्सेस को हम कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश, म्यांमार ऐसी जो कंट्रीज हैं वहां से हम बहुत बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, जो पल्सेस है यानी दालें हैं उनको हम खरीद कर लाते हैं। क्यों? देखो इंडिया के अंदर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन हो रहा है, ये फैक्ट है, लेकिन इंडिया इतना ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा कि इंडिया में ही उसकी खपत पूरी हो जाए। क्योंकि आप देखते हो इंडिया के अंदर लोग ज्यादातर हैं वो वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन के लिए ज्यादातर दालों को खाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर जो प्रोटीन की मांग को पूरा करने के लिए पल्सेस ही एकमात्र स्रोत हैं। और इसी वजह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हमें क्या है, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से हमें क्या है, ये पल्सेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं। बार बार हम एक शब्द का जिक्र कर रहे थे, वो क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब बेसिकली एमएसपी एक प्रकार से सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है किसानों को कुछ एक प्रकार से सब्सिडी प्रदान करती है, या फिर एक प्रकार से उनकी जो बेसिकली गुड्स हैं, यानी जो भी आपका बेसिकली फार्म प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर रखा है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या है, इतने ही रेट पर बेच सकते हो। ठीक है, अनाज को इतने ही
रेट पर बेच सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसी को ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना हो तो नॉर्मल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पर आप चलिए, ये है बहुत बड़ी फैक्ट्री और ये है बहुत बड़ा फार्म, यानी क्या बोलते हैं, खेत का जमीन, ठीक है, और ये है फैक्ट्री। अब बेसिकली एक किसान है, उसने क्या किया, बहुत सारा अनाज यहाँ पर उगाकर रख दिया। अब उसके पास क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी तो है नहीं कि फसल काटने के बाद वो एक गोदाम के अंदर रख दे और उसके बाद फिर जब भी प्राइस अच्छा हो तो उसको बेचे। तो ऐसे की कंडीशन में क्या होता है, जो ये बेसिकली किसान है, फार्मर्स हैं, वो अपना कृषि का उत्पाद होने के बाद क्या करते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन सभी को अपना ये अनाज बेच देते हैं मंडियों में। अब ऐसे में यहाँ पे तो इनके पास बड़े बड़े क्या है, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनके अंदर ये स्टोर करके रख लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये जो फैक्ट्री ओनर्स है, बेसिकली व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, किसानों को ये बोलते हैं कि अगर तुम अपने पास ज़्यादा समय तक ये फसल रखोगे वो तो वैसे ही खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है तुम एक काम करो, तुम्हारे जो प्रोडक्टिव की वैल्यू है वो 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपए का मार्केट में अनाज बिक रहा है, लेकिन मैं तुमसे खरीदूंगा 3 रुपए में, ठीक है, मैं तुमसे कितने रुपए में खरीदूंगा, 3 रुपए में खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा, क्योंकि अगर तुम अपने पास रखोगे तो खराब ही हो जाएगा, अगर तुम्हें बेचना है बेचो, नहीं बेचना है तो मत बेचो। तो ऐसे में जो किसान है उसकी मजबूरी का फायदा इस प्रकार से व्यापारियों के द्वारा उठाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सरकार ने क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर रखा है कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है, जैसे गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर और इस प्रकार के अनाज के ऊपर, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ये बोल देती है कि अगर किसी चीज का प्राइस 5 रुपए है, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम 5 रुपए गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, तो कोई भी व्यापारी बेसिकली क्या है, 5 रुपए से नीचे किसी भी किसान की फसल को नहीं खरीद सकता, उसको 5 रुपए तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे और उससे ज्यादा वह उस व्यापारी की मर्जी होगी, ठीक है, या फिर जो भी मार्केट का उस समय मैकेनिज्म बन रहा होगा। ये बात समझ में आ गई कि एमएसपी होती क्या है। अब बात कर लेते हैं यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो साथियों अभी मैंने बात किया था कि यूएस के एक बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर आए हैं, तो उनकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है। ये बेसिकली क्या है, विभिन्न प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं उनको नेगोशिएट और जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंडिया, ये तो पूरा एग्रीकल्चर से संबंधित सारी बातें हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में और किस प्रकार के हमें ट्रेड रिलेशन देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मेजर रूप से बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है, यानी अमेरिका को बेचता है। क्या चीज, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीजें क्या हैं, अमेरिका में इंडिया के द्वारा भेजा जाता है। वहीं पर अमेरिका से इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करता है, यानी खरीदता भी है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, क्रूड ऑयल, एलएनजी, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों को इंडिया बेसिकली खरीदता भी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक शब्द आता है WTO एंड एग्रीकल्चर, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रकार से एग्रीकल्चर से रिलेशन है। तो हमें देखने को मिलता है WTO का एक बेसिकली एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये WTO के अंतर्गत आता है। इसके अंदर बेसिकली क्या बात की जाती है कि भाई जितने भी देश है यहाँ पर, ठीक है, हर देश को क्या है, एक दूसरे का जो मार्केट है वो अपना ओपन करके रखना चाहिए, जो टैरिफ है वो हमें नहीं लगाने चाहिए, कम रखने चाहिए, और भी अन्य प्रकार के जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है वो किसी देश को नहीं लगाने चाहिए, ऐसा WTO का कहना है। इसी के साथ जो डोमेस्टिक सपोर्ट सिस्टम है
वो बेसिकली क्या है, उसको भी यहाँ पर रेगुलेट करता है। इसी के साथ एक्सपोर्ट का जो कंपटीशन है वो बरकरार रहना चाहिए, इस तरह से डब्ल्यूटीओ का कहना है। यही रीजन है कि इंडिया का और डब्ल्यूटीओ के साथ हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है, पर्टिकुलर इस मुद्दे पर कि हम क्या है, इंडिया वाले एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन जो एग्रीकल्चर है उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, क्यों? अगर हमने ये मान लिया तो अभी हमने देखा कि इंडियन फार्मर्स हैं वो पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को तो नहीं मानती है, लेकिन इसके उल्टा गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती है ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। फॉर एग्जांपल पीएम किसान सुना ही होगा स्कीम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ई नाम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। हालांकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं अभी के टाइम पर, जो अभी ट्रेड हो रहा है उसके नेगोशिएशन के संदर्भ में। इसी के साथ साथ वे फॉरवर्ड के रूप में आप चीज़ों को देख सकते हो, और लास्ट में ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्ट हैं, आप इनको जरूर नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाला आर्टिकल भी कंप्लीट। तो साथियों लास्ट में आप ध्यान रखिएगा, जितने भी आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं उनसे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी लास्ट में क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, टैकल करेंगे। साथियों अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अपना तीसरा आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल बेसिकली ये बोल रहा है कि पैक्स सिलिका के बारे में। अब देखो इंडिया अभी बेसिकली क्या करता है, 25 जून 2026 यानी 2 दिन पहले यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर सेकंड पैक्स सिलिका समिट किया जाता है। ठीक है, वॉशिंगटन के अंदर। अब वॉशिंगटन के अंदर बेसिकली सेकंड पैक्स सिलिका सबमिट किया जाता है 25 जून 2026 को, और इसके अंदर इंडिया भी इन्वॉल्व होता है, और इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां पर जाती है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, एस कृष्णन। ठीक है, ये MAT है, इसके बेसिकली क्या है, सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इंडिया ने साइन करने को बोला है या साइन किया है, किस चीज को साइन किया है, पैक्स सिलिका एग्रीमेंट को साइन किया है। अब बात आती है कि ये जो पैक्स सिलिका है वो आखिरकार है क्या। अब इसकी वजह से जो हमारा बेसिकली एक प्रकार से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है, क्रिटिकल मिनरल का सेक्टर है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, वो किस तरह से इम्प्रूव होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो पैक्स सिलिका क्या है, यूएस के द्वारा संचालित ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली फोकस करता है कि सिक्योर और रिजिलिएंट सप्लाई चेन बनाया जाए, किस चीज के लिए, ऐसी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो कि डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली सेमीकंडक्टर के ऊपर, AI टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है इन क्रिटिकल मिनरल्स की, उसके ऊपर बेसिक फोकस किया जाता है। अब इसका नामकरण इस आधार पर पड़ा है, पैक्स का मतलब होता है एक प्रकार से प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आपने सुना होगा पैक्स रोमन या पैक्स रोमाना। तो पैक्स रोमाना शब्द पहले के टाइम पे ऐसे यूज किया जाता था कि भाई जो रोमन साम्राज्य है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर है, पीसफुल है, और इसी के साथ स्टेबिलिटी है और स्ट्रांग है। तो पैक्स का बेसिक मतलब यही आता है, प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रांग और पीस और स्टेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर सिलिका शब्द इस वजह से यूज किया है क्योंकि आप जानते हो सिलिका का फुल फॉर्म है, या फिर एक प्रकार से एब्रीविएशन के तौर पर देख सकते हो, सिलिकॉन को। ठीक है, तो सिलिकॉन का मजबूती के लिए बनाया गया एक संगठन, इसी को ही हम बेसिकली पैक्स सिलिका कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। भाई इसका सीधा सा उद्देश्य है, अभी हमने बोला कि सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उसका सप्लाई चेन को मजबूत करना, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनको एक्सेस को और ज़्यादा सुगम बनाना। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है अभी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मिनरल्स यूज होते हैं, यानी उसका सिस्टम को डेवलप करने के लिए
बेसिकली बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं जिससे एआई के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एआई तो बेसिकली ऐसी चल रहा है, वो कि कोई ना कोई एक स्टोरेज सिस्टम, डाटा सेंटर ऐसा चीज होगा ना। और वो डाटा सेंटर किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। तो सिलिकॉन लाने के लिए ये पूरा एग्रीमेंट किया गया है। इसी के साथ साथ ये एक प्रकार से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है और इसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करता है, जॉइंट वेंचर को बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है। और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत लगाए जाएंगे, ठीक है। ताकि ग्लोबल लेवल पर जो हमारा क्रिटिकल मिनरल्स है उसके एक प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। की फीचर क्या है? सेमीकंडक्टर के ऊपर, चिप डिजाइन के ऊपर, सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के ऊपर, सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन है, पैकेजिंग टेस्टिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इन सभी को यहाँ पर मजबूत किया जाएगा। यानी सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। दूसरा यहाँ पर बात किया गया है, अब जितने भी चीजें हैं अब आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। दूसरी यहाँ पर बात की गई है क्रिटिकल मिनरल की सिक्योरिटी के लिए। अब बात आती है क्रिटिकल मिनरल आखिरकार होते क्या हैं। देखो, क्रिटिकल मिनरल्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो आसानी से बेसिकली क्या है मिलते नहीं है। बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है जो कि क्या है स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो, पहली बात। दूसरा, इनका जो रिसोर्स हो वो दुनिया के कुछ सीमित इलाकों में ही हो और उसके बाद इनको जो एक्सट्रैक्ट करना है यानी जो रॉ मटेरियल है उससे मिनरल्स बनाना बहुत ही मुश्किल हो। ऐसे मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो लिथियम हो गया, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट, ये सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। अब ये आर ई है आखिरकार है क्या, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी हम इसको देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर हम फोकस करेंगे। पहली बात हमने क्या देखी थी, यहाँ पर इकोसिस्टम मजबूत करेंगे किसका? सेमीकंडक्टर का। दूसरा हमने देख लिया क्रिटिकल मिनरल्स। तीसरा इसके अंदर बात की जा रही है इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। लोगों को टेक्नोलॉजी देंगे ताकि हम जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सके और मार्केट तक पहुंचा सके। तीसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो डाटा सेंटर है, आईसीटी नेटवर्क है, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डेवलप करने के लिए ये लेकर आया गया है। चौथा हम यहाँ पर देखते हैं टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये पूरा पॉइंट खत्म होता है। अब बात करते हैं कि इंडिया के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है पैक्स सिलिका के अंदर शामिल होना, ठीक है। इंडिया के पास क्या रॉ मटेरियल नहीं है? तो ध्यान दीजिए कि इंडिया आज के टाइम पर जो अपना सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंतर्गत अपने आप को सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग जो चिप होती है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। और इसके लिए बेसिकली हमें चाहिए होगा रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल हमें तभी मिल पाएगा जब हम पैक्स सिलिका जैसे इनिशिएटिव के अंदर शामिल होंगे। ये बात बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो चिप बनाए जाते हैं ना वो बेसिकली क्या है, फैब्रिकेशन और जो चिप पैकेजिंग फैसिलिटी है, बाकी सारी चीजें क्या है इसी से ही डेवलप हो पाएंगी। इंडिया का एआई इकोसिस्टम मजबूत होगा और जो इंडिया की क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी है वो आगे बढ़ेगी। इंडिया के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स है सप्लाई चेन वो क्या है मजबूत होती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप अगला पॉइंट क्या देख रहे हो, ये बेसिकली हमने जो मेन पॉइंट था ना वो हमने देख लिया। इससे और क्या क्या फायदा होगा इंडिया को, कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बनेगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इसी के साथ एआई टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया का जो स्थान है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर और क्या चीजें होंगी इस ग्रुप से शामिल होने के बाद, हमारा जो पार्टनरशिप है वो अन्य देशों, जैसे कि पहले से ही इसके अंदर यूएसए, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ये सभी इन्वॉल्व है। अब नॉर्मल सी बात है, दुनिया के ऐसे देशों के साथ हम काम करते हुए नजर आएंगे जो क्रिटिकल मिनरल की टेक्नोलॉजी के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर अपना प्रमुख योगदान निभाते हैं। ठीक है, तो ऐसे देशों का साथ भी हमें मिल पाएगा। साथियों, अब यहाँ पर कुछ की फैक्ट है वो भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसके अंदर चाइना शामिल नहीं है। अब चाइना इस वजह से शामिल नहीं है, और सही बात तो ये है कि चाइना को ही काउंटर करने के लिए ये जो पूरी पैक्स सिलिका है उसका निर्माण किया गया है। अब ये जो पैक्स सिलिका है इसके अंदर बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कि इंडिया ने चाइना जो है वो बेसिकली वर्ल्ड का 90% जो क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट है वो अपने पास रिजर्व में रखता है। ठीक है, आप इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हो। ठीक है, ये इमेज में क्या है, वर्ल्ड के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो वर्ल्ड के अंदर चाइना सबसे टॉप पर है, और चाइना टॉप पर ही नहीं है बल्कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला यहाँ पर देश है। और यहाँ पर बात करें प्रोसेसिंग की, तो ध्यान से बात सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग के मामले में 90% इसका शेयर है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, एक ये बात हो गई। इसी के साथ साथ अगला नंबर भी आप याद रख सकते हो, चाइना के बाद वियतनाम, ब्राजील, रशिया, और इंडिया का जो स्थान है वो हमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी है। वर्ल्ड के अंदर चाइना पहले नंबर पे, वियतनाम, ब्राजील, रशिया, इंडिया पांचवें नंबर पे। इसी के साथ अगर हम बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट की, ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में भी चाइना पहले नंबर पर है, म्यांमार दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें हल्का सा चेंज है। और जो यूएसए है वो हमें तीसरे नंबर पे देखने को मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे, और यहाँ पर भी इंडिया क्या है, पांचवें नंबर पर हमें नजर आता है। तो ठीक है, ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब बेसिकली ये जो हमें ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसके अंदर बेसिकली किया क्या जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 36 नेशन ने इसको बेसिकली साइन किया है। अभी जो हमने देखा 2 दिन पहले ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ था उसके अंतर्गत, वहां पर आपने हेडिंग में देखा होगा। ठीक है, हेडिंग में आप यहां पर देख रहे हो 35 अदर। 35 अदर का मतलब क्या है, 35 कंट्रीज हैं और इंडिया है प्लस में। ठीक है, तो इंडिया के अलावा 35 और अदर कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किया है, और यही रीजन है कि टोटल सिग्नेटरी यहां पर कंट्रीज नजर आ रही है 36। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं एआई तक इसका एक प्रकार से डेवलपमेंट किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाएगा, और जो 30 मिनरल है क्रूशियल फॉर हमारी जो सिक्योरिटी है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन सभी को क्या है, ग्लोबली मिलकर क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट की, कि ये जो सेमीकंडक्टर है आखिरकार होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, जो बेसिकली क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में एक प्रकार से कनेक्टिविटी का काम करता है। ठीक है, एक प्रकार का कंडक्टर है, ठीक है, जो इंसुलेटर और बेसिकली जो अदर बेसिकली मटेरियल्स होते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उसके बीच में कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, आपके मोबाइल में, ठीक है, और आपके बेसिकली कंप्यूटर में, व्हीकल्स में, सैटेलाइट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिफेंस के अंदर 5G 4G कम्युनिकेशन, फिर 6G कम्युनिकेशन, हर एक कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हमें सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली सिलिकॉन के माध्यम से, और जर्मियम के माध्यम से, और गैलीलियम आर्सेनाइड के माध्यम से बनाया जाता है। तो सिलिकॉन इस वजह से इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से ये पूरा जो साइन है वो हमने किया है। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है। क्रिटिकल मिनरल मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल
और इसी के साथ सेमीकंडक्टर और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाते हैं, उसी को हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया क्रिटिकल मिनरल लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इंडिया के अंदर 30 ऐसे मिनरल्स हैं जिसको इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल के अंदर घोषित किया है 2023 में। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर, टिन और रेयर अर्थ एलिमेंट, इन सभी को हमने क्रिटिकल मिनरल के अंदर शामिल किया है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। रेयर अर्थ एलिमेंट हमें टोटल 17 देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं 15 तो लैंथेनाइड्स होते हैं और स्कैंडियम होते हैं और इरिट्रियम होते हैं। ये कुछ प्रमुख रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट हमें नजर आते हैं, ठीक है। 15 लैंथेनाइड्स होते हैं, ठीक है, 15 प्रकार के, और 2 हमें नजर आते हैं, स्कैंडियम और यहाँ पर इरिट्रियम। तो इस प्रकार से 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हमें नजर आते हैं। और रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है? ईवी बैटरीज बनाने में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में, विंड टर्बाइन को बनाने में, और रोबोटिक्स बनाने में, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, यहाँ तक कि जो सोलर पैनल है वो भी बेसिकली किसके माध्यम से बनाया जाता है? इसी रेयर अर्थ एलिमेंट के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आमतौर पर यूज होता है। इन सभी जगहों पर इनका यूज होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं जिसके माध्यम से हम अपने देश के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट को यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये बेसिकली हमें एक स्कीम देखने को मिलती है और इस स्कीम के अंतर्गत परमानेंट जो मैग्नेट्स है उनको प्रोडक्शन पर जोर दिया जाता है। और हम बोल रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो 6,000 मैट्रिक टन हम बेसिकली जो मैग्नेट है, जो बेसिकली रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, उसको प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है। 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था। इसी के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया था 2025 में। इसी के साथ साथ स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमने 2022 में कर रखी थी बहुत सारी कंट्रीज के साथ, ठीक है, इंडिया और यूएसए के साथ। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ये बाकी सारे जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बेसिकली क्या कर रखा है? एग्रीमेंट कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर MSP यानी क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये यूएसए के बीच में और भी अदर जो कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या है? एक प्रकार का एग्रीमेंट है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप में यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया शामिल है। इसके अलावा यूके, यूरोप और बहुत सारी अदर कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इंडिया ने 2023 में इसको ज्वाइन किया था। इसी के साथ मेंबर कंट्री हमने देख लिया। अब यूएस के साथ हमने अभी क्या किया है? क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क साइन किया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, एडवांटेज देख सकते हो, चैलेंजेस देख सकते हो, और यहाँ पर लास्ट में आते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। साथियों, ये जो पूरा अभी हमने आर्टिकल पढ़ा, इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी मेंस चल रहा है, तो मेंस के जो आने वाला है तो मेंस के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और 200 वर्ड में आपको यहाँ पर ये आंसर लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो A4 शीट में या कैसे भी आप यहाँ पर इसको आंसर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो मेंस है वो और अच्छे से दे पाएं। इसी के साथ अब बात करते हैं, हमारा अगला आर्टिकल है वो इंडिया के अंदर 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। साथियों, आपने रीफ सुना होगा, कोरल रीफ भी बोला जाता है, और कोरल रीफ
के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है जहां पर बहुत सारी मछलियां, शैवाल और भी अन्य प्रकार के जीव जंतुओं का वास स्थान हमें देखने को मिलता है। नॉर्मल सी बात है, हम लोग इतने बड़े पैमाने पर फिशिंग करते हैं, हम लोग इतने बड़े पैमाने पर आज के समय में ओशियन के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोरल रीफ है, और दूसरा एक प्रमुख कारण ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। इन सभी कारणों की वजह से आप यहाँ पर देख रहे हो जो नेचुरल वे में कोरल रीफ पाए जाते हैं वो खत्म हो रहे हैं। और इसी चीज के ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट अलग अलग देश की वो क्या कर रही है, आर्टिफिशियल कोरल रीफ बना के समुंदर के अंदर छोड़ रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो कि ये एक प्रकार के आर्टिफिशियल कोरल रीफ है, जो कि मछलियों के लिए और अन्य प्रकार के जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके रहने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर पहली बार इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है। ये तमिलनाडु के अंदर ये पूरा चीजें डेवलप की गई हैं, 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स को समुद्र के अंदर या जो कोस्टल वाटर एरिया है वहां पर बेसिकली छोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये इसका बेसिकली फेज 2 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फेज 2 किस चीज का है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये पूरी स्कीम लेकर आई गई है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, जो मछलियां हैं उनको और ज्यादा इकोसिस्टम अच्छा मिलेगा, लेकिन उनके लिए नहीं किया जा रहा है। ये बेसिकली दोबारा इंसानी लालच के लिए ही किया जा रहा है। कैसे, हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पहले क्या देखा था कि मछली पालन के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया था, कहां पर, तालाबों में, नदियों में, ठीक है। अब तालाबों और नदियों के अंदर जो हमारा बेसिकली एक प्रकार से जरूरत है वो क्या है, पूरी नहीं हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से वहां पर बनाया जाएगा समुंदर के अंदर इस प्रकार से कोरल रीफ। यहाँ पर मछलियां आएंगी, प्रजनन करेंगी, उनकी संख्या बढ़ेगी और इस प्रकार से हमें नजर आएगा। बाद में क्या किया जाएगा, इसको तोड़ करके यहाँ से जितनी भी मछलियां हैं उन सभी को निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। तो इससे बेसिकली क्या है, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य ये है कि जो मरीन इकोसिस्टम है उसको दोबारा से रिस्टोर करना, और जो फिश की पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करना, और जो कोरल हैबिटेट है उसको प्रमोट करना, और जो ब्लू इकोनॉमी है इंडिया की उसको प्रमोट करना। ये बेसिकली क्या है, न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, पूरा जो चीजें हैं उनको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल हमें देखने को मिल रहा है। ये एक प्रकार से हैबिटेट प्रोवाइड करेगा, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराएगा, शेल्टर प्रोवाइड कराएगा। किस चीज के लिए, फिशेस के लिए, कोरल्स के लिए, स्पंजेस के लिए और अदर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के लिए। ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं कि ये एक प्रकार का इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रीफ मॉड्यूल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाईली कॉम्प्लेक्स और इको फ्रेंडली यहाँ पर क्या है, रीफ डिजाइन किया गया है प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उद्देश्य क्या है कि जो डिग्रेडेड मरीन इकोसिस्टम है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, इसी के साथ जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जाए, इसी के साथ साथ जो फिश का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, कोरल रीफ्स का रीजनरेशन किया जाए यानी उनको दोबारा से बढ़ाया जाए, और सस्टेनेबल जो फिशरीज है उसको प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर देखो, न्यूज सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन असली मकसद ये है, सस्टेनेबल फिशरीज, जो फिशरी है उसको उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह स्कीम लेकर आई गई है। इसी के साथ इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज और स्ट्रेंथन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, प्रमुख स्कीम हमें नजर आ रही है। की फीचर 3D प्रिंटेड, बायोडाइवर्सिटी, बायो फ्रेंडली डिजाइन इसको तैयार किया गया है, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। ताकि जो मान लीजिए आपने सीमेंट का बना दिया, सीमेंट का बनाओगे तो उससे क्या होगा, जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो क्या है, पोल्यूटेड होगा। इस वजह से इसको बेसिकली ऐसे मटेरियल से बनाए जो इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर क्या है, अभी इसको फुल फ्लेज डिप्लॉय नहीं किया है, अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको क्या है, डेवलप किया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है यहाँ पर समुंदर के बीच में,
ठीक है। 1 टन यहाँ पर क्या है वजन का क्या है, एक प्रकार से आर्टिफिशियल कोरल रीफ है, वो अभी यहाँ पर डाला गया है रामनाथपुरम कोस्ट के अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया है, रामनाथपुरम कोस्ट के ऊपर किया गया है। इसको बेसिकली जो त्वस्ता एक प्रकार से एजेंसी है उसके माध्यम से डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप एक प्रकार का है, ठीक है। आईआईटी का कोई स्टूडेंट है, उसके द्वारा एक कंपनी बनाई गई त्वस्ता, उसके माध्यम से बेसिकली क्या है, ये पूरा जो चीज है वो डेवलप किया गया है। इसके अंदर कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल रहा है आईसीएआर का, यानी सेंटर मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। एडवांटेज, बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि एडवांटेज क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, फिशरी बढ़ेगी, एनवायरनमेंट मजबूत होगा, जो फिश है उनको कैच करना आसान होगा, इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और जो फिशरमैन है उनकी इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम और आगे बढ़ा पाएंगे। कोस्टल जो रीजन है उसका प्रोटेक्शन अच्छे से किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नॉर्मल सी बात है, टूरिज्म भी प्रमोट होगा, जो फिशरी है उनकी लाइवलीहुड भी, फिशरमैन है उनका लाइवलीहुड भी बढ़ेगा, जॉब प्रोवाइड होगी, बाकी चीजें। स्टैटिक फैक्ट आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसको बेसिकली कंप्यूटर के माध्यम से और मैन्युफैक्चर करके बनाया गया है, इस वजह से इसको हम आर्टिफिशियल रीफ कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली कंक्रीट का, इको फ्रेंडली सेरेमिक मटेरियल का, नेचुरल रॉक्स का, मरीन ग्रेड कंपोजिट्स का और 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बेनिफिट बार बार वही चीज आ रही है, आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च किया गया था मत्स्य संपदा को बढ़ाने के लिए। आईसीएआर CMFRI 1947 में इसको स्थापित किया गया था। इसी के साथ बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, ब्लू इकोनॉमी की जब भी बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है कि फिशरी से इसका मतलब है एक्वेटिक जो बेसिकली एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर को हम बेसिकली यहाँ पर भी संदर्भित करके बोलते हैं। जब एक्वा के अंदर यानी समुद्रों के अंदर या फिर नदियों के अंदर जब फिशरी का, श्रिम्स का, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्वा एग्रीकल्चर या एक्वा कल्चर के नाम से उसको जाना जाता है। इसी के साथ शिपिंग, कोस्टल टूरिज्म, ऑफशोर, रिन्यूएबल एनर्जी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो बेसिकली क्या है, इसको ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर शिपिंग के साथ कोस्टल टूरिज्म, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी और मरीन बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी शामिल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये 3 ऑप्शन, सारे ऑप्शन दे दिए, आप सिर्फ ये वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं और ये वाले जो ऑप्शन है उनके बारे में आपको पता ना हो, तो इस वजह से अब आपको पता चल गया है, तो क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कुछ इस प्रकार से, एडवांटेज, चैलेंजेस, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट, और यहाँ पर मेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसको 250 वर्ड में क्या एक प्रकार से टैकल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं अपना, ये बेसिकली आज का लास्ट आर्टिकल अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक जो न्यूज़ है वो एकदम छोटी सी न्यूज़ यही बन रही है कि जो इंडिया है उसके अंदर एक एक्ट चला करता है, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब उसको रिप्लेस करके यहाँ पर गवर्नमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट प्रपोजल लेकर आई है 2026 का। यानी अभी कोई एक्ट पारित नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2013 वाला जो एक्ट था उसको अमेंड करने की या उसको बदलने का यहाँ पर प्रपोजल अभी 2026 में लेकर आया गया है। अब बात करते हैं क्या बदलाव किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर आप बदलाव देखिए क्या हो सकता है कि NFSA 2013 था उसको बेसिकली हटा करके नया एक्ट लेकर आया जाएगा। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर बेसिकली क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है, पहले के टाइम पर क्या होता था कि हर एक मेंबर को
ठीक है, क्या किया जाता था, 7-7 किलो या फिर कुछ कुछ स्थानों पर 5-5 किलो अनाज दिया जाता था पर पर्सन पर हेड। ठीक है, ठीक है, पर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है, तो 5 और गुणा 5 यानी 25 किलो उनको वह अनाज मिला करता था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर एक प्रपोजल लेकर आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए 25 किलो अनाज 5 फैमिली वाले को मिल गया, और मान लीजिए किसी की फैमिली में ना इससे भी ज्यादा लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मानना ही है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, किसी के परिवार में 10 मेंबर्स हैं। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट प्रपोजल क्या लेकर आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, 35 किलो तक का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर रहे हैं कि एक फैमिली को सिर्फ और सिर्फ 35 किलो तक का अनाज ही मिलेगा। ठीक है, अब 35 किलो तक का अनाज ही मिलेगा, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जिसके घर में 5 मेंबर हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 मेंबर हैं, ठीक है, 5 7 35, ठीक है, उनको तो बेसिकली भरपूर अनाज मिल जाएगा, यानी जितना अनाज मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी की फैमिली में 7 या उससे ज्यादा लोग हैं तो उनको अब 5 गुणे 7 या फिर 8-9 नहीं मिलेगा अनाज, बल्कि क्या है, लास्ट जो मैक्सिमम यहाँ पर गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है 35 किलो, वही उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लाया गया है। हालांकि अभी इसको देखते हैं कि ये एक्ट पारित होता है या नहीं, अभी ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2026 को यहाँ पर लेकर आया गया है, जिसका प्रमुख रूप से उद्देश्य ये है कि जो हमारा जो एक प्रकार से अन्य योजना है, या फिर एक प्रकार से कहते हैं आप जो फूड सिक्योरिटी है, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो अनाज अनाज दिया जाता है वो क्या है, फिक्स किए जाने की बात हो रही है, लगभग 35 किलो। ठीक है, अब इस पूरे एक्ट ने क्या क्या प्रपोज किया है, बेसिकली इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या नजर आ सकती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्मॉल फैमिली है वो तो बेसिकली हायर फूड ग्रेन प्राप्त करेगी, और जो बड़ी फैमिली है उनको क्या है, कम फूड ग्रेन मिलेगा। इससे बेसिकली क्या है, जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो बेसिकली हाउस होल्ड के साइज के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा, और जिसकी वजह से ये भी हो सकता है, बेसिकली इस स्कीम को हमने क्यों लाया था, ताकि जो लोग हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, एटलीस्ट उनको अपना जो जीवन यापन है उस तक का तो फूड उनको मिल ही सके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो जिनके परिवार में ज्यादा संख्या है उसको यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारा इसको लाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फूड ग्रेन है उसको मोर इक्विटेबल बनाया जाए, और जो नेचुरल जस्टिस है और ये बाकी चीजों के बिहाफ पर क्या है, ये पूरा स्कीम फिट नहीं बैठता। ठीक है, ऐसा बेसिकली जो एक्टिविस्ट हैं और बाकी जो लोग हैं वो इनका कहना है। इसी के साथ साथ कंसर्न क्या रेज किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कि उन्होंने क्या किया है, इस प्रपोजल को अपोज किया है। इसी के साथ यहाँ पर क्या है, बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट टू फूड ग्रेन कैंपेन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत जो एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो फूड है उसको फिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने फिक्स किया तो बहुत सारे लोग हैं उनको भूखे रहना पड़ेगा। इसी के साथ सेंसर डिले, बाकी चीजों को आप देख सकते हो। यहाँ पर मेन बात आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत इंडिया के अंदर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का वो मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं ये सारी चीजें। अब यहाँ पर NFS यानी नेशनल, यहाँ पर एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रूरल एरिया के अंदर हमें बेसिकली 75% पॉपुलेशन देखने को मिलती है, अर्बन एरिया के अंदर बेसिकली 50% पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत बेसिकली प्रायोरिटी दी जाती है कि किसको यहाँ पर इसके अंतर्गत स्कीम के अंदर रखा जाए। ठीक है, तो ये बाकी चीजों को आप इस प्रकार से देख सकते हो, बार बार वही चीजें बताई जा रही हैं जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दी है कि 35 किलो तक का जो अनाज है वो गवर्नमेंट ने फिक्स करने का एक प्रपोजल लेकर आ रही है, और बाकी जो अपोज करने वाले हैं उनका कहना है कि ऐसी स्कीम नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है
इनइक्वालिटी और कुपोषण बढ़ेगा। अंत्योदय अन्न योजना है गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाली स्कीम जो 2020 के अंदर लाई गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है राशन कार्ड होल्डर्स को। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि प्रमुख रूप से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फेयर पॉलिसी प्राइस शॉप यहाँ पर प्रमुख रूप से इन्वॉल्व होती है। चैलेंजेस क्या है इसके सामने आप यहाँ पर देख सकते हो, वे फॉरवर्ड देख सकते हैं। इसी के साथ अदर रिलेटेड फूड सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो आप देख सकते हो, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, और यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस। देखो यहाँ पर क्या है, बार बार फोर्टिफाइड राइस के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, जो राइस होता है यानी चावल होता है उसके ऊपर कुछ कोटिंग की जाए, उसको किया है कुछ जो स्पेसिफिक क्या है मिनरल्स हैं उन चावल के अंदर मिलाया जाए और फिर उसको मार्केट में बेचा जाए। ऐसे चावलों को हम यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव के तौर पर यहाँ पर गवर्नमेंट लॉन्च करने की बात कर रही है और कर भी चुकी है। इसी के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड यहाँ पर बेसिकली बात हुई है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपके फिंगरप्रिंट के बिहाफ पर क्या किया है, राशन कार्ड को सेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पर अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। इसी के साथ पीएम गरीब कल्याण योजना हमें देखने को मिलता है जो कि बेसिकली एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है मार्जिनलाइज सेक्शन पे जो लोग हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मिलेट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर श्री अन्न योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है जिसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो मिलेट है, जो न्यूट्रिशियस फूड है, उनको क्या है प्रमुख रूप से प्रमोट करना, उनका एक प्रकार से मार्केट के अंदर ज्यादा फैलाव करना। ठीक है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट है आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। तो इस प्रकार हमने जितने भी आर्टिकल थे उन सभी को देख लिया। अब लास्ट में सभी आर्टिकल्स के रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन है। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथियों पॉज करके ये जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के फिर आप आंसर कर सकते हैं। फिर इसी के साथ दूसरा आंसर है, दूसरे का क्या आंसर होगा आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो तीसरा क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर मेंशन करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज जितने भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले प्रमुख आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में देख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों लास्ट में जाते जाते आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल सा एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ये 499 में एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत आपको डेली बेस पर करंट अफेयर, वीकली बेस पर करंट अफेयर, मंथली बेस पर करंट अफेयर और पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको एक ही स्थान पर मिलने वाला है। और ये सारी चीजें कहाँ पर मिलेंगी, आप यहाँ पर इस एक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो अपना टेलीग्राम आईडी है उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आपको ये जो मंथली मैगजीन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये मंथली मैगजीन है। इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर साथियों ये क्या है, पिछले साल की मैगजीन है। अब जो नई मैगजीन होगी वो D2D प्रोग्राम के अंतर्गत आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अभी यूपीपीसीएस का जो एक प्रकार से एग्जाम है वो आने वाला है दिसंबर में। तो उसमें क्या है, दिसंबर 2025 से लेकर, ठीक है, दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक का संपूर्ण जो करंट अफेयर है वो आपको एक ही स्थान पर मिलेगा D2D प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसका प्रमुख रूप से उद्देश्य होगा कि जो यूपीपीसीएस का एक प्रकार से यहाँ पर प्रीलिम्स है उसको हम टारगेट करके ये जो पूरा प्रोग्राम है वो लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप सिंपल सा ये जो टेलीग्राम आईडी है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो बाकी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यहाँ पर ये जो फोन नंबर दिया है इसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जरूर को पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा। इसी के साथ साथियों
शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।